Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इफ़ेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक एमएससी, बीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बहुत से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। आप लोगों को ये टॉपिक हमारे टेलीग्राम चैनल EduCS पर अवेलेबल है, इसकी पीडीएफ, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले भी हमने कुछ एक वीडियो डिस्कस किए थे जो एमएससी और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए थे, जैसे लैंडू थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशंस था, फैराडे रोटेशन था, सेल मॉडल था। आज हम इफ़ेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, होता क्या है इफ़ेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट फिजिकल ओरिजिन। फिजिकल ओरिजिन क्या होता है इसका, देखिए। तो आपको मैं समझा दूं कि जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करता है। तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ पर Q क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमें चार्ज के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह क्या आएगा, E आएगा। देखिए, फिजिकल ओरिजिन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फील्ड एप्सिलॉन वेक्टर या E वेक्टर बोल सकते हैं, इज अप्लाइड टू ए फ्री इलेक्ट्रॉन, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन इज F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस E एप्सिलॉन वेक्टर या E वेक्टर। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर E वेक्टर मिलेगा और कहीं पे एप्सिलॉन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया। फ्रॉम न्यूटन से सेकंड लॉ, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, सेकंड लॉ है, वो क्या बताता है, उसने क्या दिया था, F इज इक्वल्स टू ma। इफ द एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन is a then F vector is equals to ma vector। यहाँ से हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन a वेक्टर। और जो F वेक्टर की वैल्यू है वो हम यहाँ से पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस E एप्सिलॉन वेक्टर अपॉन a वेक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था एप्सिलॉन या E वेक्टर है ये वैल्यू कहाँ से आई है, इक्वेशन 1 से। अब देखिए, जो हमारा जो मास है, ये द वैल्यू ऑफ मास, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मास। ये क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मास। द मास डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मास। लेकिन होता क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सॉलिड में मोशन करता है, मूव करता है, तो जो सॉलिड के क्रिस्टल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है और जो एक्सीलरेशन है, उनका रेशियो जो इलेक्ट्रॉनिक मास है उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कुछ इस तरह से। बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सॉलिड इन द क्रिस्टलेटिक ऑफ द सॉलिड, द रेशियो ऑफ द फोर्स एंड एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफरेंट विथ द फोर्स इलेक्ट्रॉन मास, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें, ड्यू टू द रिक्यूरिंग पोटेंशियल प्रेजेंट। दिस रेशियो इज सॉलिड इज कॉल्ड द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यही तो रेशियो आता है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसको हम m स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए,
एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कॉपर है, कॉपर के जो एटम्स है इसमें मान लेते हैं के इलेक्ट्रॉन है। कॉपर के जो एटम्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? के इलेक्ट्रॉन है, और वो एक दूसरे से टाइटली फिक्स्ड है। तो अब जब इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनमें जो एसिलरेशन है वो जीरो होगा, क्योंकि वो टाइटली बॉन्ड है, एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए होते हैं। तो उस पर जो एसिलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो हो जाएगी। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव मास कितना होगा इसके अकॉर्डिंग? यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में, यहाँ पर अगर हम इसके इफेक्टिव मास की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर जो एसिलरेशन है वो तो आएगा ही नहीं। एसिलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया? लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है या इलेक्ट्रॉन का जो मास है m, वो कुछ ना कुछ तो होता है। जस्ट इसके ऑपोजिट क्या होता है कि जो सोडियम है उसके जो एटम्स है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें द्रव्यमान आता है, मतलब मास आता है, उसमें इफेक्टिव मास आता है। और वो इफेक्टिव मास कितना होता है? m इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, या फिर माइनस ई एप्सिलॉन वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। यहां पर एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो आगे क्या होता है कि हम किसी सॉलिड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क होता है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना फोर्स लगाता है। देखिए, when an electric field is applied in a solid crystal lattice, then its force on electrons F vector is equals to minus E epsilon vector plus F1 vector। और यहाँ पर जो F1 vector है वो क्या होता है? where F1 is the force between the ions core of the solid and the electron। जो आयन कोर्स है और जो इलेक्ट्रॉन उसके बीच में जो फोर्स होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है F1। आगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, सपोज F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू M1 A वेक्टर। इसको हम इक्वेशन 4 से रिप्रेजेंट करें। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 and 2। हम यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, किससे? 4 and अभी तो ऊपर हमने 2 देखी थी, ये देखिए यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो एम ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई एप्सिलॉन वेक्टर प्लस M1 A वेक्टर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? M माइनस M1 इज इक्वल्स टू माइनस ई एप्सिलॉन वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, और m माइनस M1 को हम इफेक्टिव मास बोलेंगे। m माइनस M1 को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव मास। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो जाएगा इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसको हम m स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए नीचे, वेयर m स्टार इज इक्वल टू m माइनस M1 इज कॉल्ड द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड्स। देखिए यह होता है, ये आया हमारे पास इफेक्टिव मास आया है। अब देखिए बात यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि जो F1 है उसकी डायरेक्शन की बात करें तो उसमें जो डायरेक्शन है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल भी हो सकती है। जो एसिलरेशन की डायरेक्शन है वो कैसी हो सकती है? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो m स्टार, जिसको हम इफेक्टिव मास बोलते हैं, उसकी 3 वैल्यूज़ प्राप्त हो सकती है। 3 वैल्यूज़ किस प्रकार से? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। देखिए
Since the direction of force F1 can be parallel and anti-parallel to the direction of acceleration A experienced by the electron, hence m star can have all three values positive, negative and 0. Therefore when, अब देखिए जो m1 इज ग्रेटर देन m में, तो m स्टार इज इक्वल्स टू नेगेटिव होगा। अभी जो हमने पीछे एक इक्वेशन निकाली थी उसमें m स्टार कैसा होगा, नेगेटिव। m1 इज इक्वल्स टू m, तो m स्टार इज इक्वल्स टू 0। m1 इज लेस देन m, तो m स्टार इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो ये था इसके इफेक्टिव मास के बारे में। अब बात करें हम इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर। इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करें इफेक्टिव मास क्या होता है। तो देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे कोई पार्टिकल है उसका जो द्रव्यमान है, जो मास है, उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक्सीलरेशन और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जो हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग उस किसी भी पार्टिकल का मास है वो उसके एक्सटर्नल फोर्स और उसमें जो एक्सीलरेशन है उसके रेशियो के इक्वल होता है। बट जो हमारा क्रिस्टल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। बात को ध्यान से समझना कि जो हमारा क्रिस्टल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसके रिजल्टेंट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो रियल मास से थोड़ा डिफरेंट आएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ द मास ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स exerted and on it and the acceleration of the electron may be different from the acceleration of the free electron due to the presence of recurring potential in the crystal. As a result, the mass of the electron measured in the crystal will be different from its actual mass. जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल होता है उसमें जो एक्सीलरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। अब देखिए द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्यूरिंग पोटेंशियल ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड इट्स इफेक्टिव मास। तो वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव मास कहलाता है। किसका, क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन्स का। टू डिटरमाइन द इफेक्टिव मास, अब हमें इफेक्टिव मास कैलकुलेट करना है। किसका, हमें क्रिस्टल का, वन डायमेंशनल क्रिस्टल है उसके इफेक्टिव मास को कैलकुलेट करना है। टू डिटरमाइन द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्ड ऑफ ए क्रिस्टल कंसीडर वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो देखिए जो क्रिस्टल है उसके बैंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन ए बॉन्ड ऑफ क्रिस्टल, सॉरी यहां पर होगा बैंड ऑफ ए क्रिस्टल कितनी आएगी, V इज इक्वल्स टू 1/h क्रॉस dE अपॉन dk। और यहां पर जो E है वो क्या है, एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और K क्या है, वेव कांस्टेंट है। वेयर E इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड K वेव कांस्टेंट। अब वी नो दैट होता क्या है कि जो क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन है उसमें ऑब्जर्वेशन की जो रेट है वो
अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और उसकी जो वेलोसिटी है उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। कहने मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन की जो रेट है E, द रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल होती है? एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी के मल्टीप्लाइड के इक्वल होती है। वी नो दैट द रेट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्वेशन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड वेलोसिटी इम्पोज्ड ऑन इट। तो यहां पर क्या इक्वेशन आएगी? dE अपॉन dt इज इक्वल टू FV। इसको इक्वेशन 7 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से हम FV की वैल्यू कैलकुलेट करें तो FV इज इक्वल टू dE अपॉन dt इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dE अपॉन dk अपॉन dt। अब dk अपॉन dt की वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन 6 से, सॉरी dE अपॉन dk की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू ऑफ dE अपॉन dk पुट इनटू इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो FV, तो वो वैल्यू क्या थी? देखिए मैं आपको बता देता हूं। V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन H क्रॉस dE अपॉन dk, ये वैल्यू थी। ये वैल्यू पुट करते हैं इसकी जगह पे, तो ये क्या आएगा? V H क्रॉस dk अपॉन dt। यहाँ से ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू H क्रॉस dk अपॉन dt। ये इक्वेशन 9। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 6 द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब इसका हमें इक्वेशन 6 ये वाली थी, यहाँ से हमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी से क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन h क्रॉस, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो आगे आ गया dv अपॉन dt dE अपॉन dk। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं d बट्टे dk dE अपॉन dk अपॉन dt। यहाँ से हमें dk अपॉन dt की वैल्यू इक्वेशन 9 से पुट करनी है यहाँ से। तो ये क्या होगा? देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ dk अपॉन dt फ्रॉम इक्वेशन 9। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन h क्रॉस d2e अपॉन dk स्क्वायर f अपॉन h क्रॉस। ये तो हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर, और इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और dv अपॉन dt इज इक्वल टू f अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के जो सेकेंड लॉ है वो क्या बताता है? dv अपॉन dt इज इक्वल टू f अपॉन m स्टार। तो अब कंपेयर करें इक्वेशन 10 और 11 की, तो कंपेयर से क्या निकल के आता है कि m स्टार इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk स्क्वायर। तो ये है हमारा इफेक्टिव मास। तो इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो थैंक यू सो मच आप वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।